श्री राम साई वर्मा विधायक निवाई आपसे आप अपना उद्बोधन दें। बोलो जात गंगा की, भारत माता की। सभी समाज के जो मंच पे विराजमान हैं और पूरे हमारे अखिल भारतीय रेगर महासभा के कप्तान हैं आदरणीय नवल साहब, दिल्ली से पधारे विजय तोड़गरिया जी, डबरिया जी, हमारे पूर्व विधायक सिंगड़िया साहब, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष दौसा से पधारे सीताराम जी और मंचासीन सभी बड़ेरिया जी और इस आयोजन समिति के सभी कार्यकर्ता और अध्यक्ष और सभी मातृशक्ति जो आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं सबसे पहले तो इन सातों माताओं को ढोक देता हूं कि जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे पधारा और शायद मैं पहला ही विधायक होगा जो ये विधायक इस भूमि पे आया है, क्योंकि मेरा समाज का काम है और मेरे समाज के काम में अगर मैं नहीं जाऊं तो ये मेरी भी एक तोहिन सी है। इसलिए जहां भी समाज का काम होता है मैं हर जगह जाता हूँ, कहीं भी बुलाया जाए, छोटा कार्यक्रम हो, चाहे अभी मेरे को भीलवाड़ा में बुलाया था मैं वहां भी गया, जहां भी बुलाते हैं समाज का आदमी, क्योंकि मैं अकेला विधायक हूँ, आप लोगों ने बनाया और आज मैं अगर बना हूँ तो रेगर समाज की बदौलत, जो आप सबकी बदौलत ही है, मैं विधायक बना हूँ, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। किसी ने प्रत्यक्ष रूप से काम किया, किसी ने अप्रत्यक्ष रूप से काम किया और हमारे समाज के साधु संत जो कि समाज को दिशा दे रहे हैं, चाहे जीवाराम जी महाराज हो, चाहे आत्माराम लक्ष्य जी हो, चाहे मंच पे विराजमान सभी साधु संतों। मेरा तो साधु संतों से एक ही निवेदन है कि हम समाज में भजन गीत तो गाएं, लेकिन शिक्षा के लिए हमारी बहन बेटियों को और हमारे बच्चों को हम तैयार करें। और उसमें एक जैसे 5 गीत गाते हैं गणेश जी के, उसमें से 5 गीत के बाद में हमारी एक प्रथा है कि साहब गणेश जी के तो 5 गीत गाने ही पड़ेंगे, तो उसके बीच में एक ऐसा भी रखें कि भाई जो भी बच्चे हैं ये कुरीतियों से दूर रहें और ये शिक्षा पे जोर देंगे, शिक्षा पे जोर देंगे। वो कहते हैं ना, बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता वही दहाड़ता है। आज नवल साहब IAS बने या टीकम बोरा जी हैं या हरदीलाल जी अटल हैं, ये सिर्फ शिक्षा की वजह से ही हैं। और आने वाले समय में ये जितने भी सम्मानित हुए हैं, बच्चे बच्चियां ये सारे सम्मानित हुए हैं, मैं इनसे कहूँगा एक लंबी लाइन खींचे, आप IAS का टारगेट रखें, आप RS तो बनेंगे, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, IRS बने, RTS बने और एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि मुझे वो काम करना है। कई बार क्या सब, चाहे अपने साथी लोग हों, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे मामा बुआ के बेटे बेटी, वो मिसगाइड कर देते हैं। उसकी रुचि तो होती है बायोलॉजी लेने में, कहते हैं नहीं साइंस लेना ताकि इंजीनियर बन जाए, और उसकी रुचि नहीं होती। कई बार जो अभी बता रहे थे हमारे क्या नाम था, जीवाराम जी, जयराम जी बता रहे थे कि 8वीं तक तो 60-70% होते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी भी गांव में आप चले जाएं, शिक्षा के अभाव में नहीं, पैसे के अभाव में हम लोग हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। और जो थोड़े वो सक्षम छोटी मोटी नौकरियां लग गई है, वो अपने को बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन कोचिंग का इतना बड़ा खर्चा होता है, चाहे कोटा चले जाओ, चाहे जयपुर चले जाओ, चाहे दिल्ली, इतना खर्चा होता है कि हम सहन नहीं कर पाते हैं। फिर उसमें हम उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं से चंदा मिल जाए, वो करता है तो वो लोन लेकर के या जैसे भी करके पढ़ाई करते हैं, तो उनका सारा दिमाग तो लोन चुकाने में रहता है बच्चों का। तो जो असली उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है। इस मौके पे आज इस कार्यक्रम में रखा और ये अच्छा उद्देश्य है बंसीलाल जी का और इनकी पूरी टीम का। कहीं भी जाए सनातन धर्म है, सनातन धर्म आगे बढ़ना चाहिए और सनातन धर्म की वजह ही है कि आज आप और हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आज मंदिर का कार्यक्रम नहीं होता तो आज हम यहाँ आते नहीं। लेकिन बहुत ही बढ़िया सारे कार्यक्रम अच्छे हैं, लेकिन जो एक मैनेजमेंट जिसको कहना, बस बंसीवाल जी थोड़ा सा नाराज नहीं हुए, व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, लेकिन जो एक व्यवस्था तो होनी चाहिए थी, क्योंकि आपने कार्ड में तो करीब 100 आदमियों का नाम लिख दिया आने वालों के। अब मुझे पता नहीं आपने उनको टोका था या नहीं टोका था। कोई दिल्ली से आए, कोई दौसा से आए, कोई बाड़मेर से आए, कोई भीलवाड़ा से आए, कोई कोटा से आए, तो सब लोग आए हैं। तो कम से कम मैनेजमेंट अगर अपना सही होता, 10 बजे शुरू करते, 10 की जगह 11 कर देते, 12 कर देते, लेकिन आपने शुरुआत ही 3:30 बजे की है और वापसी में हमने जाने का, क्योंकि कल मोदी जी के कई कार्यक्रम है।
और वो प्रत्येक विधानसभा में होने हैं। अब जाना भी हमारी मजबूरी है, नहीं तो हम तो रात को यहाँ रह जाते, भजन सुनते और कल सुबह आराम से खाना खा पी के निकल लेते हैं। तो सही समय पे सही काम नहीं होने से ये असुविधा हुई है। जैसे लक्ष्मण जी बता रहे थे, ये वास्तव में सोया हुआ समाज है। रेगल समाज बहुत बड़ा समाज है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। अगर बड़ा समाज नहीं होता तो आज जनसंख्या के अनुपात में हमारे 8 से 10 विधायक होते इस विधानसभा के अंदर। तो मैं तो आने वाले समय में नवल साहब से भी कहूंगा कि आप तो लेवें, लेकिन आप ऐसी पैरवी करें, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई सी भी राष्ट्रीय पार्टी हो, वहां पे धरने प्रदर्शन इस टाइप के होने चाहिए और एक दबाव बनाएं कि रेगल समाज भी कोई मायना रखता है। अभी दौसा के लिए कह रहे थे कि इंदिरा गांधी को मजबूर कर दिया कि दौसा में रेगल समाज भी कोई चीज है। तो जब तक हम हमारी शक्ति नहीं दिखाएंगे, जब तक कोई पार्टियां, लोग कहते हैं ना, एक देसी कहावत है अपने कि जो बच्चा रोता नहीं है उसको माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो राजनीतिक पार्टियां भी है वो दमखम देखती है। और हमारे समाज की संख्या करीब 30-35 लाख है पूरे राजस्थान में। और एक विचारधारा की बात है, हमारे बच्चों में जब संस्कार डल जाएंगे तो एक नई पीढ़ी जो सेकंड स्टेप है वो शुरू हो जाएगी। और वो शुरू हो जाएगी तो आने वाले समय में संस्कारित सारे बच्चे रहेंगे और संस्कारित रहेंगे। तो आज ये जो पीछे बैठे हैं या उधर साइड में बैठे हैं या आगे अंदर बैठे हैं, तो वो सारे एक साथ मंच पे बैठेंगे। आप किसी भी समाज को उठा के देख लो, हमारे समाज में ज्यादातर क्या होती है कि साहब ये तो बीजेपी का फंक्शन है। अरे भाई है तो रेगल समाज का ना, बीजेपी कांग्रेस क्या करेगी? पहले हमारे लिए रेगल समाज है, बाद में है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी। पहले हम समाज के, आप अपनी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन पहले हम समाज है, समाज के बाद में सब कुछ। मेरा तो आज विधायक होने के नाते मेरा ज्यादा दायित्व बढ़ता है पूरे राजस्थान में। जो भी आपका काम हो थ्रू इट इंडिया, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, मेरे पास जो भी कोई फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ पहुँचने के लिए। अगर मान लो कोई कार्यक्रम में नहीं जा पाता हूँ, लेकिन आपका कोई भी काम हो, मेरी डिजायर से अगर होगा तो मैं खुद अपने आप को गर्व महसूस करूंगा कि मेरे कहने से कोई एक मेरे रेगल समाज का काम हुआ। और आप कहेंगे मैं आपके साथ दिल्ली हो या कहीं भी जहाँ भी आप लगता है कि साहब वहाँ चलने से आपका मेरा काम हो जाएगा, तो मैं आप लोगों के साथ भी जाने को मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चाहे प्रमोशन का मामला हो, चाहे पोस्टिंग का मामला हो, चाहे हमारे कोई भी समाज का दूसरा को काम हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरी तरफ से आपको कभी ना नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं तो वो जमीन से उठ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे को कई लोग जानते हैं जो मंच पे बैठे हैं, नवल साहब भी जानते हैं। नवल साहब के साथ मैंने अखिल भारतीय रेगल महासभा में काम किया और इन्होंने मुझे महामंत्री जैसा दायित्व दिया। इसके बाद मैं अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में रहा। हम कहने के लिए, यानी वो सारे समाज के लोग हैं, दूसरे भी होंगे, कहने के लिए तो हम कहते हैं साहब अनुसूचित जाति समाज है, लेकिन जहाँ कहीं हम नेतृत्व मांगते हैं तो भाई रेगल समाज को दो, तो वहाँ फिर वो सामने दूसरे वाले समाज वाले चुप हो जाते हैं। चाहे वो मेघवाल हो, चाहे बेरवा हो, चाहे खटीक हो, चाहे कोई हो, सब अपनी बड़ी बात करते हैं। रेगल समाज के बारे में कोई नहीं बोलता। उसका कारण क्या कि न तो हमारा कांग्रेस में कोई, हमारा AICC में कोई हमारा आदमी है, ना PCC में कोई आदमी है, ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर केंद्रीय नेतृत्व और स्टेट राज्य में हमारा कोई व्यक्ति नहीं है। हमारी बात रखेगा वो मुझे आप बताइए, कोई तो व्यक्ति हो जो हमारी बात को रखे। और इसलिए हमें आने वाले समय में इन संगठनों में घुसना, और संगठनों में घुसने के साथ में जो आने वाले टाइम में आपके पंचायत राज के चुनाव आने वाले हैं, CRDR के चुनाव आने वाले हैं, आपके नगर पालिकाओं के चुनाव वाले, जिला परिषद को चुनाव आने वाले हैं, तो मैं कह रहा हूँ आप तो रेगल समाज को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले और वो जीत करके विधानसभा में और लोकसभा में या आपके पंचायत समिति में और जिला परिषद में पहुंचे। क्योंकि बाबा साहब ने यही कहा, राजनीति एक ताला की चाबी है, वो आपके सारे रास्ते खोलती है। तो आप अगर पहुंच जाओगे, हम लोग क्या करते हैं, बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं। बार्गेनिंग क्यों नहीं कर पाते हैं कि जैसे कोई विष्णु समाज का व्यक्ति आया, उसने कहा साहब ये हमारे वार्ड से नहीं, इसको जिताना आपको, हम लोग भोले हैं, जिता देते हैं। कुछ लोग उनके बेकाव में आ जाते हैं, शाम के टाइम उनकी कोई व्यवस्था कर देते हैं, उसमें वोट दे देते हैं। लेकिन जब कभी हमारे समाज का व्यक्ति खड़ा होता है, वो लोग ना दूसरे समाज को वोट दे देते हैं, चाहे वो SC के अंदर मेघवाल हो, चाहे वो खटीक हो, चाहे कोड़ी हो। तो हम उनसे बार्गेनिंग करेंगे, देखो हम आपको वोट दे रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब भी सीट SC की आएगी, आपको रेगल समाज को टिकट देना पड़ेगा। रेगल समाज को टिकट दोगे तो हम सारे रेगल एकजुट होकर के चीज जिताएंगे। और जिस दिन ये क्रांति आ गई, मैं आपको बता दूं, आने वाले 5 साल में आपको कोई रोकने वाला नहीं।
और विशेषकर मैं नवल साहब से, क्योंकि हमारे कप्तान हैं पूरे देश के, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि इस मामले में जो भी, मुझे तो कहते हैं गांव में हमारे कहावत है, कान पकड़ी छाड़ी, उस छाड़ी को बकरी जिसको बोलते हैं, कभी भी पकड़ो, दोपहर में कोई मेहमान आ गया, उसको पकड़ा, दूध निकाला, चाय बना ली। तो आप तो जब भी मेरे को चाहें, राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे आपका प्रदेश का नेतृत्व हो, आप मुझे जहां भी कहेंगे मैं आप लोगों में 24 घंटे तैयार रहूंगा। इस मौके पे मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारी ट्रेन है वापसी की, हमने टिकट कल ही बुक करा दिया था, इसलिए हम थोड़ा जल्दी मचा रहे थे। बंसीवाल जी की इच्छा तो ये थी कि हम 2-3 दिन यहाँ रहते, घूमते फिरते, आराम से इनका कार्यक्रम 2 दिन तक चलता, आराम से जीव के जाते। लेकिन हम इस क्योंकि कार्यक्रम है हमारे विधानसभा में भी है, नवल साहब के काम है, मौर्य साहब के भी हैं इनके, तो मैं तो आप लोगों से ये कहूँगा कि जब भी कभी आपको मेरी जरूरत पड़े, मैं 24 घंटे आप लोगों को तैयार हूँ। आप सबके सिर चरणों में मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं बीच में थोड़ा निवेदन रहेगा, जो ये पूरा ब्लड बैंक का आयोजन किया गया है हमारे बीच नाहर हॉस्पिटल भीनमाल और नाहर ब्लड बैंक द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये सभी डॉक्टर्स अपनी तरफ से समिति का सम्मान करें और समिति के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा इन सभी डॉक्टरों का सम्मान किया जा रहा है। तो आप आगे पधारे आदरणीय पूरी टीम से। नाहर ब्लड बैंक सेंटर, इन्होंने करीबन 78 यूनिट ब्लड जो रक्तदान शिविर था उसमें पूरी सेवा दी है सभी डॉक्टर्स ने। और समिति के अध्यक्ष से निवेदन है आप ये सम्मान करिए, हॉस्पिटल्स पूरी टीम ये समिति का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनको यहाँ पे योगदान के लिए बुलाया। और समिति के सभी पदाधिकारी से निवेदन है डॉक्टर्स के, सभी डॉक्टरों का सम्मान करें। आदरणीय बाबूलाल जी, संपतराज जी, किशन जी, पूरी कार्यकारिणी से निवेदन है ये रक्तवीरों और जो भी रक्त योद्धा है इनका सम्मान करें, सभी डॉक्टर्स का सम्मान करें जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। नाहर हॉस्पिटल भीनमाल और नाहर ब्लड बैंक द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। 70 यूनिट खून यहाँ से सभी रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान दिया है, ब्लड दिया है। और सभी डॉक्टर्स का सम्मान बंसीधर जी, समिति के अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, कार्यकाल नैनाराम जी, आप भी आगे जाइए, सभी को साफा पहनाकर इनका स्वागत सम्मान करें। सभी डॉक्टर्स का, पूरी टीम का साफा पहनाकर स्वागत करें। और मैं इंदिरा जी खोरवाल, पूर्व चेयरमैन सांचौर, आप भी हमारे बीच विराजमान है, मंच पर पधारे, आपका भी स्वागत है और सम्मान है। आदरणीय इंदिरा जी खोरवाल, पूर्व चेयरमैन सांचौर, सभी का साफा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। जल्दी साफा लाइए, देखिए समय की उपलब्धता को देखते हुए, और माला भी लाइए सभी के लिए। बहुत ही सराहनीय व्यवस्था, कल रात से लगातार ये पूरी टीम यहाँ पे व्यवस्था में थी। इन्होंने पूरी रक्तदान की व्यवस्था की है नाहर हॉस्पिटल भीनमाल के द्वारा। रमेश जी फुलवारिया जो भीनमाल से पूरी टीम लेके आए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कभी, पूरी टीम ने ये कहा है कि गुजरात, अहमदाबाद में जहाँ कहीं भी, अहमदाबाद, गुजरात, गांधीनगर, धानसा, जहाँ जहाँ भी अगर ब्लड की जरूरत होगी तो आपके लिए आप इनको कॉल कीजिए, आपके वहां पे ब्लड की व्यवस्था होगी। देखिए बहुत यहाँ पे साफे की व्यवस्था, प्लीज आगे साफा ले आए जल्दी से। अब मैं नहीं बहुत है साफे, बहुत व्यवस्था, प्लीज जल्दी कीजिए। अच्छा, स्मृति चिन्ह जो समिति की ओर से वो भी लाइए, इन सभी डॉक्टर्स को स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। स्मृति चिन्ह, केसरीमल जी स्मृति चिन्ह लेके आइए सभी के लिए। सभी डॉक्टर्स को स्मृति चिन्ह दिए जा रहे हैं, साफा पहना जाए। प्लीज थोड़ा सा आगे कार्यक्रम है, प्लीज प्लीज। अब मैं इसी कड़ी में अब मैं निवेदन करूंगा हम सबके आदर्श और राष्ट्रीय रेगर महासभा के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान BL नवल साहब, IAS सेवानिवृत्त, हम सब युवा दिलों की धड़कन। हमने हमेशा अगर कोई बाड़मेर में किसी जटिया समाज के कलेक्टर का अगर नाम सुना तो हमेशा से यही आए कि BL नवल साहब। छोटे थे तो सोचते थे कभी उनसे मिलना होगा, और आज इतने सालों के बाद इनसे मिलना हुआ है।
प्लीज बलदेव जिन जिन के स्मृति चिन्ह बाकी आगे आ जाइए, और बाकी जिनको मिला है वो प्लीज थोड़ा व्यवस्था में सहयोग करें। इंदिरा जी खोरवाड़ मंच पर पधारे, आपका भी सम्मान किया जा। रचना नवल नरेंद्र कुमार जी, खोरवाड़, शॉल उड़ाने के लिए आपसे निवेदन है। एक ग्रुप फोटो ले लीजिए। इंदिरा खोरवाल पूर्व चेयरमैन सांचौर का स्वागत करने के लिए रचना नवल नरेंद्र कुमार जी खोरवाल, शॉल उड़ाने के लिए आपसे निवेदन है, आप मंच पर पधारे। रचना नवल, इंदिरा जी खोरवाल, आप मंच पर पधारे। इंदिरा जी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। रचना जी नवल, माल सापा लेके जाओ, आगे लेके जाओगे रचना जी को। 1 मिनट, इंदिरा जी का स्वागत किया जा रहा है, प्लीज जाओ, जल्दी जाओ। इंदिरा जी खोरवाल पूर्व चेयरमैन सांचौर, इनका स्वागत रचना नवल। और अब इस स्वागत की रस्म को हम यही विराम देते हैं। अब सीधा निवेदन करेंगे आदरणीय BL नवल साहब, अखिल भारतीय रेगर महासभा अध्यक्ष। आप सभी से निवेदन है, प्लीज आप व्यवस्था में सहयोग करें। आदरणीय BL नवल साहब, अपना उद्बोधन दे रहे हैं BL नवल साहब, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप जोर से एक जयकारा लगाए। रेगर समाज, थक गए भाई बैठे बैठे सारे। रेगर समाज, रेगर समाज जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद। सातों बायोसा जटिया रेगर समाज विकास संस्थान द्वारा आयोजित इस वार्षिक कार्यक्रम में समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री रामसाई जी वर्मा साहब, माननीय विधायक निवाई पीपलू, समारोह के विशिष्ट अतिथि और पूरे समाज में एक जोश भर देने वाला माहौल पैदा करने वाले आदरणीय श्री बाबूलाल जी सिंगारिया साहब, पूर्व विधायक केकड़ी, अखिल भारतीय रेगर महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सीताराम जी मौर्य साहब, महासभा के समस्त पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित बहुत सारे यहाँ मेरे परिचित हैं, उन सभी का नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन समस्त मंच, हमारे बीच समाज के संत और महंत भी विराजमान है, उनको प्रणाम। महिलाएं भी मंच के ऊपर विराजित है और इस पंडाल में उपस्थित समाज के समस्त महानुभावों, युवाओं और हमारी आदरणीय बहन बेटियां जितनी भी बैठी है, उन सभी को बहुत बहुत मैं वंदन करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले इस मंच के माध्यम से जिन प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है, जिनमें 10वीं पास, 12वीं पास नौकरी करने वाले, प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, और
जिन्होंने नौकरियां पाई, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी मेहनत से और बाबा साहब द्वारा दिए गए एक मिनट प्लीज इसको रोक लो, आप बिराजो ना, तो ये हो जाएगा, 2 मिनट लग जाएंगे, कोई बात, कि बाबा साहब के दिए पहले मंत्र के आधार पे, शिक्षा के आधार पे यहाँ सारे बच्चे जो आए उनको हमने उनका अभिवादन किया, अभिनंदन किया और उनका हौसला बढ़ाया। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब रिजल्ट आता है 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का, तो हम अखबार जब पढ़ते हैं तो उसमें हमारे समाज के बच्चों के नाम ढूंढते हैं, लेकिन आज कोरोना से पहले हमारे बच्चों के नाम अखबार में मिलते नहीं थे, लेकिन उसके बाद में पता नहीं कितना क्या परिवर्तन आया, ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे 99.28% तक मार्क्स लेके आए। 99.28% हमारी बच्ची है जो है ना, वो MP की है या गुजरात की है, वो बच्चे हमारी 2 साल पहले इतना कितना सिर्फ 0.67% जो है ना, इतने ही मार्क्स उसके 100% में कम। और मजे की बात है कि जो भी यहाँ पर जिनको हमने प्रशंसा पत्र दिया, अभिनंदन किया, वो उनमें बच्चियों की संख्या ज्यादा है, बच्चे सबसे ज्यादा थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सातों बायोसा के इस धाम में इस कार्यक्रम का जो आगाज हुआ है वो सातों बायोसा का कहीं कहीं आशीर्वाद मिला है समाज को, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चियों को हमने इनाम दिया है और उनको प्रशंसित किया है। मंच से महासभा के बारे में, समाज के बारे में, समाज की एकता के बारे में, समाज के आगे बढ़ाने के बारे में सारी बातें हुई है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। सातों बायोसा का धाम का नाम सुनते थे हम, सोशल मीडिया में भी उसका काफी प्रचार प्रसार होता था, और जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि पढ़ा लिखा वर्ग और जो अम्बेडकरवादी आदमी है या भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, उनका ये मानना होता है कि हम धार्मिक जो गतिविधियां हैं उसमें नहीं उलझ के हम सीधे बाबा साहब के दिए हुए जो 3 सूत्र है उसके ऊपर हमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। लेकिन जब इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय श्री बंशीलाल जी खोरवाल साहब बोल रहे थे, जिसका जिक्र जयराम जी ने भी किया, कि इस लगभग 30 बीघा जमीन के क्षेत्र में मंदिर के साथ साथ, मंदिर अभी पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन मंदिर के साथ साथ जितने भी आपके सामने उन्होंने काम गिनाए वो सारे शिक्षा से जुड़े हुए हैं। लाइब्रेरी बनाने का काम हो गया, पूरा चल रहा है। फिर बोला हम प्राइमरी स्कूल बनाएंगे, यहाँ स्कूल का संचालन करेंगे, हम कॉलेज का संचालन करेंगे, हम छात्रावास बनाएंगे, हम कोचिंग सेंटर बनाएंगे, हम कॉलेज बनाने का भी हमारा प्लान है। ये क्या है? ये सारे के सारे काम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और इस प्रांगण का उपयोग इससे बढ़िया और हो नहीं सकता है। इसके लिए मैं खोरवाल साहब आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने इन चीजों को समझा और धार्मिकता के आधार पे, आध्यात्मिक के आधार के साथ साथ आपने जो है वो शिक्षा को भी इतनी प्राथमिकता, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने 100 में से 20% धार्मिक कार्य में अपना जो एक समय और एक सोच लगाया, 80% सोच आपने शिक्षा के लिए लगाया। इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता है। और मैं चाहता हूं कि इनके लिए आप जोरदार तालियां इस संस्था के सभी पदाधिकारियों के लिए और अध्यक्ष जी के लिए तालियां आपने बजाएं। जब यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा था तो एक हमारे समाज की बहू या बेटी कहते हैं, शायद उनका ससुराल पोखरण है और पोखरण है, चंद्रा नाम की महिला आप सबकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूँ। वो हमारी बेटी बहू 25 साल पहले विधवा हो गई और उनके मात्र दो बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। और अपना खून पसीना एक करके, अपना समय देके उन दोनों बच्चियों को पढ़ाया और दोनों बच्चियां नौकरी लगी है।
ये हमारे समाज का एक ऐसा आईना है कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। आप हमारी उस बहन चंद्रा को पूछिए, क्या हम इस चीज को समझ नहीं सकते? जो एक मेरे हिसाब से पूरी पढ़ी लिखी महिला भी नहीं होगी, शिक्षा का नाम जरूर जाना होगा, लेकिन शिक्षा का महत्व समझा। तो ये एक संदेश इस क्षेत्र से, इस सेंटर से, इस केंद्र से जाना चाहिए कि शिक्षा के बिना हमारा कोई उद्धार नहीं हो सकता। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके कारण हम जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। और ये इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण में पहले चोमू के अंदर पहला कार्यक्रम हुआ था प्रतिभा सम्मान समारोह का, तो एक महिला जो फैक्ट्री में काम करती थी, उनके भी बच्चियां थी, और एक बच्ची को उन्होंने वैद्य बनाया और एक बच्ची को अमेरिका सरकार के सहयोग से एस्ट्रोनॉट की और वो जो साइंस की कुछ जो होती है पढ़ाई, वहाँ उसके लिए उसको भेजा। तो ये ऐसे उदाहरण हमें बहुत उत्साहित करते हैं, बहुत प्रोत्साहित करता है कि शिक्षा के महत्व को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता है। ये सतत है और इसके अंदर हमें हमेशा काम करना चाहिए। इस वेस्टर्न राजस्थान के अंदर शिक्षा का ही एक जो है ना ये प्रताप है कि बाड़मेर के हमारे एक युगल जो खुद भी टीचर है और उनकी मैडम भी टीचर है, उनके 2 बेटे हैं, उनमें से एक बेटे को पढ़ा के, और जो एंट्री पॉइंट होता है कि 21 साल का कोई भी बच्चा है वो आईएएस का एग्जाम दे सकता है, और उसने 21 साल की परीक्षा खत्म होते ही एग्जाम दिया, वो आईएएस के अंदर सेलेक्ट हो गया। चंद्र प्रकाश जी का बेटा, चंद्र प्रकाश खुद जो अपने चौहान जी का बेटा सिंह जी का बेटा है, तो नरसिंह जी चौहान, नरसिंह जी चौहान सिमासिया जी का बेटा है। ये पूरे भारत के अंदर उसका मैसेज गया है कि देखो बाड़मेर जैसा एकदम दूरस्थ स्थान जो कि डेजर्ट का एक इमेज आती है कि वो तो बिल्कुल ही जो है ना धोरो धरती की है, उसके अंदर एक बच्चा जो है ना आईएएस में आके सेलेक्ट हुआ। और मैं अभी यहाँ से घोषणा करके जा रहा हूँ, आपको बता के जा रहा हूँ कि वो बच्चा हिमाचल प्रदेश के अंदर उसकी जो है ना वो कैडर मिला है, और जब वो 55 साल के आसपास का हो जाएगा तो आप सुन लेना, हम तो पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन वो उस प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनेगा। ये मैं आपको यहाँ से कह के जा रहा हूँ, क्योंकि जिस कम उम्र के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ है, पूरा कैरियर उसका पड़ा है, बहुत बड़ा कैरियर, 60 साल तक वो नौकरी करेगा। तो कम उम्र में जो जाएगा वो चीफ सेक्रेटरी बनेगा, और ये हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में चीफ सेक्रेटरी नहीं बना है। गुजरात के अंदर हमारे चीफ सेक्रेटरी बने हैं, जो जीआर आलोरिया साहब है, वो राजस्थान के गोनेर के जो जयपुर के पास में वो चीफ सेक्रेटरी बने हैं। एक हमारे और साथी थे, पता नहीं किस कारण से थोड़े विचलित हो गए, लेकिन वो भी चीफ सेक्रेटरी की लाइन में थे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो इस मंच के माध्यम से जब हम आते हैं तो आपके से शेयर करना चाहते हैं। शिक्षा के लिए लाइब्रेरी का हमारा सपना है, शिक्षा के लिए छात्रावास का हमारा सपना है। और मैं जब 2015 में अध्यक्ष बना था तो दिल्ली में पहली मेरी जब उन्होंने अभिनंदन किया था, शानदार अभिनंदन किया था, तो पहली मांग मेरी और पहली सलाह उनको ये थी, ये बैठे हैं यहाँ पर विजय जी, कि भाई प्रदेश और देश की जो राजधानी है वो दिल्ली है, और दिल्ली में हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं, कोचिंग करने आते हैं, हमारे लोग समाज के भी कुछ आते हैं जिनकी रहने की व्यवस्था नहीं होती है, जिनके बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। आप पीजी के अंदर 25,000 रुपये महीने का खर्चा होता है, कोई आदमी फीस तो जमा करवा देगा लेकिन वो 25,000 रुपये कहाँ से लाएगा? उसकी बात, इस बात को मानते हुए वहाँ की जो रेगड़ समाज की मंदिर प्रबंध कमेटी है, उन्होंने एक बीड़ा उठाया और 26 जनवरी को, इसी 26 जनवरी को मेरे ही हाथों से वहाँ पर 19 कमरों का एसी हॉस्टल जो है ना उसका उद्घाटन करवाया, और उसका नाम लिखा भजनगिरी जी महाराज का। जो भजनगिरी जी महाराज हुए थे, उनकी वजह से वो जमीन जो है ना वो बची, और उनकी वजह से वो हुआ। ये सोच है हमारा। तो मैं तो जो है ना कोरवाल साहब से, बंशीलाल जी से ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की मंदिर प्रबंध कमेटी की जो आय होती थी मंदिरों की, उन्होंने वो सारी जो आय है उस छात्रावास को बनाने में लगभग 79 या 80 लाख रुपए खर्च किए। एक पैसा किसी से चंदा नहीं लिया, सारा का सारा पैसा इस मंदिर से जो आया उसको वहाँ लगा दिया। तो ये सोच हमारी होनी चाहिए कि कुछ कमर्शियल एक्टिविटी हो जाए और कुछ जो है ना उससे हमारा विकास भी संभव हो। अब जो रेगड़ समाज की आबादी अपनी है पूरे भारत के अंदर है, विशेष रूप से राजस्थान के चारों तरफ जितने भी प्रदेश हैं उनमें है। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति होती है जब पूछा जाता है कि रेगड़ समाज की आबादी राजस्थान के अंदर कितनी होगी,
तो जो आंकड़े हैं इंटरनेट में, कभी वो 30 लाख आते हैं, कभी वो 35 लाख आते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 30 लाख से ऊपर तो है ही। तो 30 लाख से ज़्यादा की आबादी के ऊपर हमारे जो पहले सांसद 34 साल के बाद बने हैं वो दिल्ली से बने हैं, और योगेंद्र जी चांदोलिया 33 साल की इंतज़ार के बाद में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चांदोलिया जी को अवसर मिला, और उन्होंने अपने बलबूते पे समाज के नैतिक सपोर्ट के आधार पे ऐसे क्षेत्र में चुनाव लड़ा जहाँ पर रेगड़ समाज की आबादी बहुत कम है जरूर, लेकिन बहुत कम है, लेकिन पूरा समाज साथ में लगा, और जो वोटर नहीं थे वो भी साथ में लगे। करोल बाग का जो एरिया है वो उस क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन वो लोग भी वहाँ लगे, और इतना सबको खुशी हो रही है। उनको आना था, कल मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि कल यानी 17 तारीख को दिल्ली के अंदर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो कि नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उत्तर पश्चिम का इलाका है, वहाँ पर वहाँ के जो उपराज्यपाल है उनका कार्यक्रम है। वो प्रदेश के महासचिव भी हैं बीजेपी के, योगेंद्र जी प्रदेश के महासचिव बीजेपी के हैं, बहुत बड़ा भार उनके ऊपर है, और चूँकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एलजी आ रहे हैं, वहाँ पर इलेक्शन आने वाले हैं दिसंबर के बाद में, तो उनकी थोड़ी प्रायोरिटी और फिर वो बन गया, तो उन्होंने